नीता जल्दी से ले आओ। आ गई। बिजली का बिल आ गया है। कितना आया? 15,000 का। क्या 15,000? माय गॉड, इतना ज्यादा बिल। 24-24 घंटे यहाँ लाइट नहीं होती, लोड शेडिंग इतनी है कि हद है, और ना हमारे घर में एसी है ना हम बिजली फालतू यूज करते, फिर भी इतना बिल। अभी परसों ही तुमने बच्चे की फीस का वाउचर मुझे दिया। ओह माय गॉड, मैं अकेला आदमी 2-2 जॉब्स कर रहा हूं, फिर भी पूरा नहीं हो रहा। पर क्या तुम मेरा साथ नहीं दे सकती? तुम भी कोई छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो ना? तुम दुनिया के कोई अकेले मर्द नहीं हो जो इतना कमा रहे हो। कोई ढंग की जॉब क्यों नहीं कर लेते? लेकिन वो तो तुम्हें मिलेगी ही नहीं। यहाँ बैठकर 2 और 2 4 करते रहोगे। कभी सोचा तुमने कि घर के खर्चे से 1,000 भी बचा लूं? मगर नहीं, अगर वक्त मिलेगा तो बचाओगे ना। कभी यहाँ कभी वहाँ, खर्चे ही खर्चा। और फिर मुझे कह रहे हो कि मैं नौकरी करूं? बस बस आराम से, समझी तुम? मैं जितना भी कमाता हूँ ना, सब तुम्हारे हाथ में लाके रखता हूँ। वो कहते हैं ना कि औरत के नसीब से दौलत मिलती है, मगर क्या करें, मेरे तो नसीब ही फूटे जो तुम जैसी औरत से वास्ता पड़ा है मेरा। माफ करना, दौलत औरत के नसीब से नहीं बल्कि हाथ पांव चलाने से आती है। यहाँ बैठकर बहुत बोल रहे हो। अगर इतनी हिम्मत है ना तो जाओ ना अपने भाई के पास, उसको जाकर बोलो कि मेरे मकान का हिस्सा मुझे दे दे। मगर नहीं, उनके सामने तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है और यहाँ बैठकर मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। कोई नाश्ता नहीं करना, ये चाय पियो और चले जाना। और हाँ, आओगे ना अपनी चूड़ियां उतार के रख दूंगी, पहन लेना। कौन है? ये चक्कर लगा रहा है बार बार। पता नहीं यार, हो कोई भी दुनिया। तो वो देख बंदा फिर आ गया। देखो मुझे सही नहीं लग रहा बंदा। ऐसे कैसे जान से मार देंगे? मेरा भी तो हिस्सा है, मेरा भी तो इस घर में से अगर घर बनाया तो इन्होंने कौन सा मुझ पे एहसान किया? बाप की जायदाद में से औलाद का हिस्सा होता है और मैं अपना हिस्सा हासिल करके रहूंगा। अठारह सितंबर की रात को इस गली में एक नौजवान यासिर का कत्ल हुआ। क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? सर मैं नाइट ड्यूटी पे था। सर उस टाइम मैं घर पे खाना खा रहा था, गोली की आवाज सुनी, बाहर आके देखा तो उसको मार के जा चुके थे। जी सर, वो ब्लैक जैकेट और हेलमेट पहने हुआ था। पहले उसने गली के 2-4 चक्कर लगाए, फिर गली के कोने पे जाकर बाइक ठीक करने लगा। सर यासिर का कत्ल उसी ने किया है। देखें, बजाय तो ये डकैती में मुज़ाहमत पर कत्ल का केस लगता है, लेकिन आप ये बताइए कि मकतूल यासिर की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं, यासिर की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी इंस्पेक्टर साहब। मेरे बच्चे को यतीम और मुझे बेबस के सगे भाइयों ने किया है। एक छोटी सी जायदाद की तो बात थी, क्यों मारा उसे? क्यों? सब्र करें बीबी, सब्र, बस अल्लाह को यही मंजूर था। अच्छा आप ये बताइए कि
भाइयों में तनाज़े की नोयत क्या थी? यासिर के वालिद साहब एक बहुत बड़ा मकान छोड़कर गए थे जिसमें ये दोनों भाई रहते हैं। यासिर ने तो सिर्फ हिस्से की बात की थी, नहीं देना था तो साफ मना करते थे। उसको अपने ही घर पे मारा इन लोगों ने, उसको जान से मार दिया, कत्ल कर दिया उसका। क्यों बेवा कर दिया, छोड़ गए हमें। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बीबी आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह आपको इंसाफ जरूर मिलेगा और कातिल जो कोई भी है वो सजा से बच नहीं सकता। बस आप ये करें कि आप मुझे उन भाइयों का एड्रेस बता दें ताकि हम उनसे भी पूछ-कुछ कर लें। शुक्रिया। योर ऑनर, यासिर अहमद का कत्ल कोई इत्तफाकी वारदात नहीं थी, बल्कि उसे एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कत्ल किया गया। सर, मकतूल के कत्ल का ये प्लान किसी और ने नहीं बल्कि उसके दो सगे भाइयों कटहरे में खड़े मुल्जिमान आरिफ और अतर ने किया। सिंध पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 के इब्तिदाई 6 माह के दौरान कराची में कत्ल की 970 वारदातें हुई। इस तरह कराची में कत्ल की यौमिया वारदातों की औसत 2.7 बनती है, जबकि साले रवा में जून तक रहजनी के 1115 केसेस रजिस्टर हुए। योर ऑनर, इन तीनों भाइयों में एक खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर शदीद तनाजा चल रहा था। इन दोनों भाइयों ने यासिर को इस बहाने से घर बुलाया कि प्रॉपर्टी के इस मसले को हल करते हैं, और फिर एक किराए के कातिल को हायर किया और वो गली में इंतजार करता रहा, और यासिर जब इनके घर से बाहर निकला तो उस किराए के कातिल ने इनके ऑर्डर्स पर उसको कत्ल कर दिया। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। जनाबे वाला, पहली बात तो यह है कि भाइयों के दरमियान दुश्मनी की बात सरासर गलत है, और दूसरी बात यह है कि प्रॉपर्टी के मामले पर भाइयों में तस्फिया हो गया था, जिसका चश्मदीद गवाह मेरे पास है और मैं आपके सामने पेश करूंगा। और दूसरी बात यह है कि अगर ये लोग मुजरिमाना ज़हनियत के मालिक होते तो अपनी गर्दन फंसवाने के लिए अपने घर के बाहर उसे क्यों मरवाते, बल्कि उसको उसके ही घर के बाहर मरवा देते। योर ऑनर, पुलिस की इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ये बात साफ जाहिर है कि मकतूल का किसी और के साथ ना तो कोई तनाजा था और ना ही कोई दुश्मनी। इस कत्ल का अगर मोहरे किसी के पास था तो वो मकतूल के इन दोनों भाइयों के ही पास था। योर ऑनर, मैं चाहूंगी कि अब तक की इन्वेस्टिगेशन से अदालत को आगाह करने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कटहरे में बुलवाऊं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पेश किया जाए। इंस्पेक्टर साहब, मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बयान करती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल को 9mm पिस्टल से फायर करके कत्ल किया गया और गोली गर्दन के नजदीक रखकर मारी गई, जिसकी वजह से उसकी मौत फौरन वाक़या हो गई। अदालत को यह भी बताइएगा कि जिस शख्स ने यासिर को शूट करके हलाक किया, क्या उस शख्स की शनाख्त हो गई है? जी नहीं, ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उसने ब्लैक जैकेट और हेलमेट पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। ये भी बताइएगा कि अब तक की तफ्तीश में क्या सिर्फ मुल्जिमान पर ही शक है या कोई और भी सस्पेक्ट है इस केस में? सर, मकतूल यासिर को रात 10:30 बजे कत्ल किया गया और उसके फोन रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि रात तकरीबन 7:30 बजे मुल्जिम आरिफ की कॉल उसके फोन पर आई थी और तकरीबन 7:50 पर मुल्जिम अतर ने उसको मैसेज किया था कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। सर, मकतूल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई तनाजे की वजह नहीं थी। ये कत्ल का मुहर्रिक सिर्फ जायदाद का तनाजा है और मुल्ज़िमान ने बड़ी चालाकी से उसको अपने घर बुलाया और फिर उसको कत्ल कर दिया। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर साहब से जिरे की इजाजत चाहूंगा। इजाजत।
इंस्पेक्टर साहब, आप ये बताइए कि आप ये कैसे साबित करेंगे कि यासिर का कत्ल एक डकैती की वारदात नहीं बल्कि मेरे क्लाइंट्स ने उसे कत्ल करवाया था? देखें, मुल्जिम अगर स्ट्रीट क्रिमिनल होता तो मकतूल यासिर ने बगैर किसी मज़ामत के अपना मोबाइल और पर्स उसके हवाले कर दिया था और उसे फायर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इन दोनों ने बड़ी प्लानिंग से इस कत्ल को डकैती का रंग देने की कोशिश की। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है इंस्पेक्टर साहब कि डकैती के दौरान कत्ल होना एक आम बात है, क्योंकि अक्सर डकैत लूटने के बाद इस डर से जाते जाते गोली मार देते हैं कि लूटने वाला उनका पीछा ना करे। मोहल्ले वालों ने यह बयान दिया है कि वो काफी देर से उस कातिल को गली में घूमते हुए देख रहे थे। तो क्या किसी शख्स ने कंप्लेंट की थी कि कोई मशकूक आदमी घूम रहा है? वकील साहब, वो कोई आम क्रिमिनल नहीं था। अगर आम क्रिमिनल होता तो इतनी देर से वो उस गली में वहां मौजूद था, किसी भी और गुजरने वाले को वो शूट कर देता या लूट लेता। वो तो वहां एक खास मकसद से गया था, एक टारगेट किलर था, और इन मुल्जिमान ने उसको यासिर को कत्ल करने का टारगेट दिया था। इंस्पेक्टर साहब, मोहल्ले वालों के बयान के मुताबिक जिस किलर का जिक्र किया गया है उसका मेरे क्लाइंट से क्या ताल्लुक? वो तो कोई भी क्रिमिनल कर सकता है। अच्छा ये बताइए कि उस नामालूम कातिल और मेरे क्लाइंट्स के दरमियान जो ताल्लुक है बकौल आपके, तो उसका यकीनन कोई न कोई सबूत आपने तलाश कर लिया होगा। दौरान रिमांड जब तफ्तीश होगी तो ये खुद बताएंगे कि कातिल कौन है और इनका उससे क्या ताल्लुक है। यानी आप रिमांड हासिल करके इन पर तशद्दुद करेंगे और फिर बता देंगे। योर ऑनर, मैं पूरे वसूख से कहता हूं कि पुलिस रिमांड हासिल करके मेरे क्लाइंट पर कितना ही तशद्दुद कर ले, लेकिन इन्हें कोई मालूमात नहीं मिल सकेगी, इसलिए कि मेरे क्लाइंट्स का उस नामालूम कातिल से ना कोई ताल्लुक है और ना कोई इस वारदात से कोई ताल्लुक है। योर ऑनर, ये दोनों मुल्जिमान अपने भाई के खून के किस कदर प्यासे थे, इस बात की गवाही देने के लिए मैं इस केस की मुद्दई और मकतूल की बीवी नादिया को कटहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। नादिया, यासिर हाजिर हो। नादिया, आप अदालत को बताएंगी कि आपको क्यों शक है कि इन्हीं दो मुल्जिमान ने आपके शौहर को कत्ल किया है? मेरे ससुर ने डबल स्टोरी मकान तामीर करवाया था जिसमें 3 भाई रहते थे। महल्ले का माहौल बिल्कुल भी यासिर को पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि हमारे बच्चे का अच्छा मुस्तकबिल हो, अच्छे माहौल में रहे। इन सब बातों का मेरे शौहर को एक ही हल नजर आया। दादिया, मैंने फैसला कर लिया कि मैं अत्थर भाई और आरिफ भाई से जाकर बात करूंगा कि भाई अब्बा मकान छोड़ के मरे हैं और उस मकान में मेरा भी हिस्सा है। मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा कि मकान में मेरे लिए कोई गुंजाइश निकालें या फिर मकान फरोख्त करके मुझे मेरा हिस्सा दें। यासिर, पहली बात तो यह है कि आपको उस घर से निकाला नहीं गया था, बल्कि आपने वो घर तो खुद छोड़ा था। और दूसरी बात यह है कि मैं आपके भाइयों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और साथ में उनकी बीवियों को भी। आपको क्या लगता है कि वो घर इतनी आसानी से बिकने देंगी? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता है। देखो नादिया, मैंने उस वक्त जो फैसला किया था वो बिल्कुल ठीक किया था। उस मोहल्ले का माहौल कोई अच्छा नहीं था। ऐसा लगता था कि दुनिया के सारे मैले उसी मोहल्ले में आके रह रहे हैं, और ऐसे माहौल में मैं अपने बेटे की परवरिश बिल्कुल नहीं करना चाहता था। लेकिन यार, अब महंगाई बढ़ चुकी है और इस तनख्वाह में गुजारा बिल्कुल नहीं होता। और वैसे भी 80-90 तक का तो मकान बिक ही जाएगा, और अगर उसमें से 20-25 लाख भी हिस्से में आ गए तो हम आराम से कहीं भी छोटा मोटा फ्लैट ले लेंगे, और बाकी जो पैसे बचेंगे मैं उससे कोई छोटा मोटा कारोबार कर लूंगा। अगर वो पैसे हम बैंक में भी रखवा देंगे ना तो अच्छा खासा नफा भी मिल सकता है। बस मैं कल ही जाके भाइयों से बात करता हूँ कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। नहीं नहीं, मैं आपको वहाँ अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है, तुम चली चलना, मैं कौन सा वहाँ लड़ने के लिए जाऊंगा। लेकिन यासिर ये बात भूल गए थे कि जिस मकान को और जिन भाइयों को वो अपना कहते हैं, वही भाई उसी मकान पर नाक बनकर बैठे हैं। उस दिन मैं भी उनके साथ गई थी।
वो बस मकान के हिस्से की बात ही कर रहे थे तो। बस भाई, मैंने कह दिया ना, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। ए भैया, तुम खुद अपनी मर्जी से ये मकान छोड़ के गए थे ना, अब काहे का हिस्सा मांगने आ गए भाई तुम लोग? आप लोग बोलते क्यों नहीं है कुछ? प्लीज भाभी, ये हम भाई बात कर रहे हैं ना, उस तक हालात को छोड़ दे। तुम्हें तो इस इलाके का माहौल पसंद नहीं था ना, जाके रहो अपने पसंदीदा माहौल में, यहाँ क्या लेने आए हो? ये मकान मेरे वालिद का भी है और तरके में मेरा भी हिस्सा बनता है इसमें। हेलो, कौन सा हिस्सा? कैसा हिस्सा? क्या बाप ऐसा मकान छोड़ के गया था? चार दीवारी पे खाली छत थी, ये हम लोगों ने अपनी कमाई से बनाया था और टैक्स भी अभी तक हम लोग दे रहे हैं। आ गया खाम में हिस्सा लेने। भाई साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? छोटा मुंह बड़ी बात है, बाप की जायदाद में से औलाद का हिस्सा बराबर का ही होता है। प्लीज दादिया, मैं आपको 15 दिन की मोहलत दे रहा हूँ बस। अगर 15 दिन के अंदर मुझे मेरा हिस्सा ना मिला तो मैं आप दोनों पे पुलिस केस करा दूंगा। अबे तू भाई से बात किस तरीके से कर रहा है? तू यहाँ में धमकाने आया है? केस करेगा हम पे? हैं? ये बात छोड़ के बात करो, नहीं तो मैं ये भी भूल जाऊंगा कि छोटे और बड़ों का फर्क क्या है। छोटे बड़े की तुम्हें कम थी। अगर तू ऐसा होता तो इस तरह ना करता। बेगैरत इंसान। बेगैरत मुझे बोल रहे हो? अरे बेगैरत तो तुम दोनों जो इस मकान पर कब्जा करके बैठे और मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे रहे हो। यही चुड़ैल तो सिखा के लाई है, जब तो ये भाइयों पे चढ़ रहा है। छोटे बड़े का कोई लिहाज ही नहीं रह गया है। निकल मेरे घर से। अरे ऐसे कैसे निकाल दोगे तुम लोग? अब अगर तू यहाँ पे दोबारा आया ना तो तेरी बीवी बच्चे की यही कबर बना दूंगा इसी घर में। छोड़ूंगा नहीं किसी को भी छोड़ूंगा मैं। 2014 में जनवरी से मार्च तक मुल्क भर में रहजनी के 4,967 वाकयात हुए, जबकि 2015 में इसी अरसे में रहजनी की 4,143 वारदातें रिकॉर्ड हुई। डकैती की वारदातें 2014 के इब्तिदाई 3 माह में 4,704 और 2015 के इसी अरसे में 4,140 रिकॉर्ड हुई। इन दोनों ने अपना वहशियाना तरीका इस्तेमाल कर लिया। जो इन लोगों ने कहा था वो कर दिखाया। यासिर को जान से मार दिया। जब दूसरे दिन मैंने कत्ल का केस दायर करवाया तो मेरी जेठानियां मेरे घर आ गई, आके मुझे खूब मारा पीटा और धमकी भी दी। क्या हुआ है? तुमने क्या क्यों आई? अरे छोड़ो! मेरा घर बिकवाएगी तू? मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मैं तेरे बच्चे को मेरा घर बिकवाएगी तू? तेरा हश्र बिगाड़ दूंगी। तुझे मत करो। यहाँ क्यों आई हो? हिस्सा चाहिए। मत करो भाई से। मारती क्यों नहीं? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन चारों को सलाखों के पीछे डाल दे। मुझे और मेरे बच्चे को जान का खतरा है। योर ऑनर, नादिया साहिबा ने सच का सहारा लेने की कोशिश जरूर की है, लेकिन आधा सच बोला है। पूरा सच क्या है ये बयान करने के लिए मैं अपना एक गवाह पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत। आप तशरीफ रख सकती। जी शराबत साहब, अभी आपने देखा और सुना कि मकतूल की बेवा अदालत में आकर जिस तरह से अपना सच बयान करने की कोशिश कर रही थी। जाहिर है दुखी है, परेशान है, और कितना सच उसने कहा ये आप भी जानते हैं, और उसका असल मकसद जायदाद का हुसूल भी है। अब आप अदालत को ये बताइए कि असल में हकीकत क्या है। जज साहब, मेरा नाम शराफत अली है और मैं अतर और आरिफ का पुराना पड़ोसी भी हूँ। ये दोनों मुझे अपना बुजुर्ग मानते हैं, अपना बड़ा मानते हैं, और कभी कभार ख़ानदानी मामलात में ये मुझसे मशवरे भी लेते हैं। ये उस बच्चे यासिर के कत्ल से एक दिन पहले की बात है। मैं नमाज पढ़ने गया हुआ था जब तुम दोनों भाइयों ने अपने छोटे भाई से झगड़ा किया। क्या तमाशा बनवाया तुम लोगों ने अपना। मोहल्ले के लोग हंस रहे हैं तुम दोनों पर। छोटे भाई से कोई ऐसा सलूक करता है क्या? और अतर, बड़ा भाई तो बाप के बराबर होता है, तुम तो छोटे भाई के दुश्मन बन गए। अरे मकान में वो अपना हिस्सा मांग रहा है और ये उसका हक है।
तो शराफत भाई किसने मना किया उसको ऐसा देने के लिए? लेकिन ये भी तो देखे ना कि वो बड़े भाई से बदतमीजी कर रहा है। हम तो खुद चाह रहे हैं कि ये मसला हल हो, इसीलिए तो आपको बुलाया है। देखें शराफत भाई, हम मकान नहीं बेचना चाहते क्योंकि ये हमारे अब्बा की आखिरी निशानी है। अगर उसके ज्यादा ही माली हालात खराब हैं तो हम दोनों भाई मिलकर उसको 20-22 हज़ार रुपये पर मंथ दे दिया करेंगे। हम दोनों नहीं चाहते कि हमारे घर के मसाइल बाहर सड़क पर खड़े हों। खैर ये तो तुम लोगों ने बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि यासिर भी इस पेशकश को आपकी कबूल कर ले। आप उसको बुलवाओ, मैं खुद भी बैठता हूँ और उसे हम मिलकर समझाते हैं। देखें शराफत भाई, इसीलिए आपको बुलाया कि उसको समझाएं। अगर वो ये मसला हल करा लेता है, हमारी पेशकश अगर कबूल कर लेता है तो फिर तो सही है, अगर नहीं करता तो जाहिर सी बात है मजबूरी है, फिर ऐसा दे देंगे उसको। ये दोनों भाई तो अपने छोटे भाई का हक देने पर राजी हो गए थे और इसीलिए इन्होंने यासिर को अपने घर बुलाया। योर ऑनर, पॉइंट की बात यह है कि मेरे क्लाइंट किसी किलर के जरिए यासिर को कत्ल करवाना चाहते तो उस वक्त भी कत्ल करवा सकते थे जब यासिर मेरे क्लाइंट के घर आ रहा था। ये अपने मुबैना किराए के कातिल के जरिए उसको रास्ते में ही कत्ल करवा देते। उसे अपने घर में 1 घंटे पहले तक क्यों रखते? और जब यासिर आया था तो उसने भाइयों की पेशकश को कबूल कर लिया था और शराफत साहब भी इस बात के गवाह हैं। ये बताते हैं कि ये यासिर से बहुत प्यार से पेश आते थे, उसे उसका हक देने के लिए तैयार थे, बल्कि दे रहे थे और कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, ना इनके जहन में कोई ऐसी बात थी कि अपने भाई को रास्ते से हटा देते। इसलिए जनाबे वाला, मेरी अदालत से मुअद्दिबाना गुजारिश है, असल कातिल को गिरफ्तार करके और मेरे क्लाइंट जिनका इस केस से ताल्लुक नहीं बनता जमानत पर रिहा किया जाए। योर ऑनर, वकील साहब के क्लाइंट्स बहुत चालाक हैं और ये वारदात भी बहुत चालाकी से प्लान की गई है। शराफत साहब का उस रात इनके घर जाना भी उस प्लान का एक हिस्सा था। योर ऑनर, भला एक मोहल्लेदार का 3 भाइयों के झगड़े में क्या काम? इनको तो जानबूझकर उस रोज बुलाया गया ताकि आज ये गवाही दे सके कि दोनों भाई तो सुलह करना चाहते थे, जबकि असल हकीकत ये है कि ये दोनों भाई दिल में ये बुग़्ज़ रखते थे और ये प्लानिंग की हुई थी कि एक शख्स घात लगाए इनकी गली में बाहर इंतजार कर रहा था, उसी भाई का जिसके साथ ये सुलह करने का ड्रामा कर रहे थे। योर ऑनर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि इन दोनों को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए ताकि इस वारदात की असलियत सामने आ सके। ये अदालत इस्तगासा की दरखास्त कबूल करते हुए मुल्जिमान को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है और इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है। वी आर एडजर्न। मैम, वकील सफाई ने यासिर के भाइयों की जमानत मंजूर करा ली है। मुझे इस केस में कोई दम नहीं लग रहा। हो सकता है कि उसके भाइयों का वाकई इस केस से कोई लेना देना ना हो। देखो, तफ्तीश तो अभी तक चल रही है ना, और अभी तक जितनी तफ्तीश हुई है उसमें यासिर के भाइयों के अलावा कोई और शख्स सामने नहीं आया जिसके पास यासिर को कत्ल करने का मोटिव हो। बहरहाल ये बात मेरे दिमाग में भी आई है। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि कोई किसी को अपने घर बुलाकर तो कत्ल नहीं करेगा, लेकिन इस सिचुएशन में भी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। हो सकता है कि कत्ल की नीयत से भाइयों ने यासिर को अपने घर ना बुलाया हो, लेकिन वहाँ पर जाकर बात बिगड़ गई हो, झगड़ा हुआ हो, इश्तियाल में आकर बाहर आकर उसको कत्ल कर दिया गया। या उन्होंने हो सकता है चालाकी से पहले ही से किसी की ड्यूटी लगाई हुई थी कि वो यासिर को कत्ल करते और वो पहले से ताक लगाए बाहर बैठा था। लेकिन जो भी था वो यासिर को ज़रूर फॉलो कर रहा था और इस मौके की तलाश में था कि जहां यासिर उसको अकेला मिले वो उसको कत्ल कर दे। एक इम्पॉर्टेंट बात जिसको जानना ज़रूरी है और पुलिस की तरफ से भी अभी तक मुझे कोई डिटेल मौसूल नहीं हुई कि भाइयों के पास आने से पहले यासिर कहाँ कहाँ गया है। तुम भी अपने तौर पर छानबीन करो, मैं भी पुलिस वालों से पूछती हूँ कि क्या किया उन्होंने इस बात का। हो सकता है अगर यासिर को कोई फॉलो कर रहा था तो उस रास्ते में कहीं ना कहीं किसी कैमरे में उसकी शक्ल कैप्चर हो गई हो। मेरे ख्याल में मैं यासिर की बीवी से भी दोबारा बात करूं, हो सकता है कोई उससे नई डिटेल पता चल जाए। ठीक है, मैं उनका नंबर आपको लाके दूं? हाँ, प्लीज डू दैट। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 18 सितंबर को आपकी यासिर से फोन पर कितनी मर्तबा बात हुई थी, और क्या यासिर ने आपको ये बताया था कि वो अपने भाइयों से मिलने उनके घर जाएगा? यासिर ने मुझे फोन
उन्होंने बताया कि ऑफिस से आते वक्त उन्हें देर हो जाएगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके भाई उनसे सुलह सफाई करना चाहते हैं। उन्होंने ये बात मुझसे क्यों छुपाई, मैं यही बात सोच रही हूँ, क्योंकि आज तक उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई थी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अताइयों के शफाखाने और मैटरनिटी होम्स की तादाद तकरीबन 8 लाख है। सिर्फ सूबे सिंध में 2.5 लाख अताई लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। कराची में 1 लाख अताई क्लिनिक खोले बैठे हैं। योर ऑनर, वो नामालूम शख्स जिसने यासिर को कत्ल किया और यासिर की भाइयों की गली में ताक लगाए बैठा था, उस शख्स को ढूंढने के लिए जो मंतकी जवाब बनता था वो जाहिर है कि ऐसा शख्स जो यासिर को फॉलो कर रहा था वो यासिर की बहुत दिनों से रैकी कर रहा होगा। ये जानने के लिए कि यासिर की रोजमर्रा की एक्टिविटी क्या है, कितने बजे यासिर ऑफिस जाता था, कितने बजे अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाता था और घर कितने बजे पहुंचता था। योर ऑनर, अक्सर खतरात में लोगों की छठी हिस्स बहुत सही काम करती है और ऐसे हालात में जहां आपको कोई फॉलो कर रहा हो तो अक्सर लोगों को महसूस हो जाता है, खतरे की घंटी बज जाती है। ये जानने के लिए कि क्या यासिर ने भी ऐसा महसूस किया था कि कोई उसको फॉलो कर रहा है, कि कोई शख्स उसका पीछा कर रहा है। अक्सर लोग ऐसी बातें घर में अपनी बीवी से नहीं करते कि अहले खाना परेशान हो जाएंगे, लेकिन ऐसी बातें अपने कुलीग्स के साथ जरूर शेयर करते हैं। ये जानने के लिए हमने यासिर के दोनों दफातर का रुख किया। वो प्राइवेट ऑफिस जिसके आईटी डिपार्टमेंट में यासिर काम करते थे और शाम को जिस मैरिज ब्यूरो में पार्ट टाइम जॉब करते थे। योर ऑनर, इस सर्च के दौरान हमें एक कामयाबी मिली। मैरिज ब्यूरो के दफ्तर के जिस डेस्क पर यासिर बैठता था उसकी दराज में हमें एक फाइल मिली जो यासिर की क्लाइंट लिस्ट थी। सर मकतूल यासिर अपनी मैरिज ब्यूरो की पार्ट टाइम जॉब में एक रिसर्चर का काम करता था। मैरिज ब्यूरो ओवरसीज पाकिस्तानी लोगों के बच्चों के लिए पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के दरमियान रिश्ते ढूंढते थे। योर ऑनर, इसी सिलसिले में पाकिस्तान में मुकीम क्लाइंट्स का बैकग्राउंड चेक करना मैरिज ब्यूरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में यासिर अपना रोल अदा करते थे। योर ऑनर, उस फाइल में कुछ क्लाइंट्स के प्रोफाइल्स मौजूद थे। इसके बारे में तो यासिर ने बहुत रिसर्च की भी है। ओह माय गॉड, इसके खिलाफ तो ठीक ठाक इंफॉर्मेशन थी यासिर के पास और इस इंफॉर्मेशन के आने के बाद वो शख्स या तो यासिर को ब्लैकमेल करता या कत्ल करता। डेफिनेटली। ये सारी इंफॉर्मेशन आप आयो साहब को दीजिए और मेरी उनसे फोन पे बात भी करवाएं। और इन्हीं कागजात में एक क्लाइंट की ऐसी प्रोफाइल नजर आई जिससे ये मालूम हुआ कि यासिर को गालिबन शक था कि इस क्लाइंट के पास जाली डिग्रीज हैं। योर ऑनर, मकतूल के सेल फोन पर भी इस जाली डिग्री होल्डर की बहुत सी कॉल्स रिसीव की गई थी और बहुत से मैसेजेस भी भेजे गए थे। योर ऑनर, इन कागजात को देखकर इस बात का तयन करना मुश्किल नहीं था कि यासिर का कत्ल दरअसल एक और जुर्म को छुपाने के लिए किया गया। योर ऑनर, मेरे शक पर पुलिस ने इस शख्स को जेरे हिरासत लिया और पूछगछ के दौरान उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। सर, मैं इस वारदात के असली मुजरिम को आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। मुलजिम को पेश किया जाए। ये शख्स अपने आप को डॉक्टर तनवीर कहलवाता है, जबकि इसका असली नाम सिर्फ तनवीर है। डॉक्टरेट की डिग्रीज भी जाली हैं और जरूरत है रिश्ता के एड में जो इसने अपनी क्वालिफिकेशंस बताई थी वो भी झूठी है। फिर ऑनर, इसने मैरिज ब्यूरो वालों को बताया था कि ये बैचलर है, जबकि ये शादीशुदा है और 3 बच्चों का बाप भी है। सर, ये अपने आप को बहुत चालाक समझता है
कि बहुत अरसे से लोगों को बेवकूफ बना रहा है, डॉक्टर कहलवाकर जाली इलाज करके न जाने कितने लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालता रहा है। सर, इस मर्तबा भी इसको अपने ऊपर बहुत एतमाद था कि ये इस मर्तबा भी दूसरों की आंखों में धूल झोंक देगा। योर ऑनर, पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में जब पुलिस ने इससे इंक्वायर किया कि मकतूल के सेल फोन पर इतनी इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स इसके साथ क्यों हैं, तो इसने बताया कि मकतूल इनका मरीज था, इनके ज़ेरे इलाज था, ये उसकी ट्रीटमेंट कर रहे थे। जब इस्तखासा ने मकतूल की बीवी नादिया से ये बात कंफर्म करनी चाहिए कि क्या वाकई में यासिर किसी बीमारी में मुब्तला था और ज़ेरे इलाज था, तो उन्होंने कहा कि यासिर को कोई बीमारी नहीं थी। योर ऑनर, इससे इसका एक और झूठ भी पकड़ा गया और पुलिस ने जब इसके घर पर छापा मारा तो वहां से वो काली जैकेट भी मिल गई और वो हेलमेट भी मिल गया और आलाए कत्ल भी बरामद हो गया। योर ऑनर, इसने अपनी तरफ से तो उस जैकेट पर से खून के धब्बे मिटा दिए थे, लेकिन क्योंकि जाली डॉक्टर है, अगर इसने वाकई में साइंस पढ़ी होती तो इसको मालूम होता कि खून के धब्बे मिटा देने के बावजूद ब्लड स्टेन्स ट्रेस आउट किए जा सकते हैं। योर ऑनर, अब तक की तफ्तीश में हम ये तो नहीं जान सके कि कितने लोगों की जान इसके जाली इलाज की वजह से गई, लेकिन इस कत्ल के शवाहिद तो इसके खिलाफ मिल गए और ये पुलिस के सामने इकबाल जुर्म भी कर चुका। मुल्जिम तनवीर, क्या तुम कबूल करते हो कि तुमने ही यासिर अहमद का कत्ल किया है? जी जज साहब, दरअसल मैंने अखबार में इश्तिहार देखा था कि एक मैरिज ब्यूरो ऐसा भी है जो सिर्फ बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए रिश्ते तलाश करता है। मैंने सोचा कि शायद किस्मत मुझ पर मेहरबान हो जाए, मेरा भी जैकपॉट लग जाए, तो मैंने खुद को बैचलर जाहिर किया और अप्लाई कर दिया। और फिर ऐसा हुआ कि मेरे लिए इंग्लैंड से एक रिश्ता भी आ गया। मैं बहुत खुश था, लेकिन एक दिन यासिर मेरे पास आया। हाँ, एक्सरे तो क्लियर है, बस ये मामूली से तुम्हारा सर में मसला है। ये मैं कुछ दवाएं लिख रहा हूँ, 5 दिन तक इन्हें खाना और फिर मुझे आगे बताना, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। फीस कंप्यूटर। हाँ यासिर साहब, आइए आइए, कैसे आना हुआ? फिर कोई रिश्ता आ गया हमारे लिए क्या? डॉक्टर साहब, ये आपने क्या गड़बड़ कर दी है? मैंने क्या कर दिया भाई? लड़की वालों ने आपकी पूरी इंक्वायरी करवाई है। आपकी तो ये डिग्री जाली है। इस तरह बोल भाई, बाहर मरीज बैठे हैं मेरे। बैठो तुम, बैठ। सर, इस तरह करके आपने हमारी साथ को बहुत नुकसान पहुंचा है। आपने हमें बदनाम किया है। यार, अगर मैं जाली डॉक्टर होता तब तक पता नहीं कितना मरीज मार चुका होता। 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, अगर आप जाली डॉक्टर नहीं है तो दिखाएं अपनी डिग्री मुझे। वो हैदराबाद में पढ़ी है, 2 दिन में ला दूंगा मैं। 2 दिन में आपने हमारा तो बेड़ा गर्क कर दिया ना। याद रखिएगा, 2 दिन में अगर आपकी ओरिजिनल डिग्री नहीं मिली तो आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये जो आपने क्लिनिक बनाया हुआ ना, 20 साल से आप यहाँ पर जाली डिग्री बनाकर धंधा कर रहे हैं, ये सब दुनिया को बताऊंगा, बेनकाब कर दूंगा आपको। आपका ये बिजनेस सब ठप कर दूंगा। इसमें मजबूर करेंगे मुझे आप। मुझे आपकी ओरिजिनल डिग्री चाहिए, क्योंकि आपकी ओरिजिनल डिग्री ना होने की वजह से हम पर कितनी बातें बनी हैं। और याद रखिएगा, ये डिग्री भी अगर आपकी जाली निकली ना तो फिर आप ये जो प्रैक्टिस करते हैं ना, ये सब खत्म हो जाएगी और मैं मजबूर हो जाऊंगा पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए और आपका फ्यूचर वो तबाह हो जाएगा। और मैं मजबूर हो जाऊंगा पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए और आपका फ्यूचर तबाह हो जाएगा। तू जिंदा रहेगा तो कुछ करेगा ना। यासिर को रास्ते से हटाना अब जरूरी हो गया था। मैंने तहैया कर लिया था कि इससे पहले कि यासिर पुलिस को इन्फॉर्म करे, मैं उसे ऊपर पहुंचा दूंगा। उस दिन जब यासिर अपने मैरिज ब्यूरो के ऑफिस से निकला तो मैं उसका ताक़ुब करने लगा। मैंने सोचा था कि रास्ते में जहां भी मौका मिलेगा मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। रास्ते में यासिर एक मेडिकल स्टोर पे रुका और फिर वहां से चला और फिर इकबाल टाउन में एक मकान में चला गया। मैं बाहर गली में बज़ाहिर अपनी बाइक ठीक करने के बहाने खड़ा रहा, वहाँ पे उसका इंतज़ार करता रहा। और जब यासिर बाहर आया तो हाँ भाई साहब, बात सुनिएगा तो। जी मोबाइल निकाल जल्दी से, टाइम नहीं चलने का। मुझसे गलती हो गई जज साहब, भूल हो गई। मुझे अपनी बका का मसला था, लेकिन मैंने नादानी कर दी, हिमाकत की है मैंने। मुझ पर रहम करे, मेरे बीवी बच्चों पर रहम करे जज साहब, मुझ पर रहम करे।
सगासा की तरफ से पेश किए गए शवाहिद और मुल्जिम के इतराफी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि यासिर का कत्ल मुल्जिम तनवीर खान ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया है। लिहाजा यह अदालत मुल्जिम तनवीर खान को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिम आरिफ और अतहर को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।